Hello friends, welcome to the Unit 8 RBWM crash course. In this lesson, we are going to discuss Unit 8 that is important retail liability product important case studies. देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट 8 है आप बुक में देखेंगे लगभग 30 से 40 पेज में कवर्ड है यूनिट 8। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कंसेप्ट हैं, उसको मैंने केस स्टडी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है और उसके माध्यम से आपको मैं कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। तो केस स्टडीज़ में एमसीक्यूज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस के थ्रू कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ये सेशन को अपने पहले केस स्टडीज़ के साथ। तो देखिए, इस केस स्टडीज़ में एक इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ है जो कि आपको करंट डिपॉजिट अकाउंट की डिटेल इजीली समझने में, तो आपको सीडीएम करंट डिपॉजिट अकाउंट के बारे में समझ में आएगा, राइट। तो एक छोटे बिजनेसमैन राजेश की स्टोरी से हम समझेंगे कि ऐसे अकाउंट कैसे काम करते हैं और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि राजेश जो एक छोटा बिजनेस चलाता है उसको अपने सप्लायर और क्लाइंट के साथ डेली पेमेंट और डिपॉजिट करना पड़ता है, ओके। इसलिए उसने अपने बैंक में एक करंट डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लिया, जिसको उसे चेक और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना ईजी हो गया। कभी कभी जब पैसों की कमी होती है तो राजेश ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यूज़ करता है। यहाँ देखिए लिखा गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट, जो उसके बिज़नेस में काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन एक चीज़ उसने नोट की, उसके बैलेंस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं देता, और अगर वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करे तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ती है। चलिए, तो ये तो कंसेप्ट हमने देखिए, स्टडीज़ हमने देखा। अब हम लोग ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, आर ट्रू कर रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए जिसमें से हमें देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। पहला कह रहा है कि अकाउंट इंटरेस्ट बियरिंग है, मतलब राजेश को हर मंथ इंटरेस्ट मिलता है। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया कि करंट डिपॉजिट अकाउंट में कोई यूजुअली इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट से सेविंग अकाउंट में मिलता है। ऑप्शन भी कह रहा है कि राजेश बिना पहले से नोटिस दिए फंड विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। करंट डिपॉजिट अकाउंट से एक ही बड़ा बेनिफिट है कि आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जो कि राजेश के बिज़नेस के लिए परफेक्ट है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि अकाउंट मेनली राजेश के बिजनेस ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भी सही है, क्योंकि करंट डिपॉजिट अकाउंट का मेन पर्पज़ है बिजनेस ट्रांजैक्शन को आसान बनाना। बिजनेसमैन और कंपनीज़ के लिए यही अकाउंट बेस्ड होते हैं, क्योंकि उनके डेली ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाते हैं। वही कह रहा है ना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बैंक पेनल्टी चार्ज करता है अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों यहाँ पे अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा गया तो हमारा पेनल्टी चार्ज होता है। जैसे राजेश ने देखा कि एक मंथ जब उसने मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो उसे पेनल्टी लगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने देखा कि करंट डिपॉजिट अकाउंट की किस तरह की बिजनेस नीड के लिए आइडियल चॉइस है, राइट। बिना नोटिस का विड्रॉल फैसिलिटी, नो इंटरेस्ट और मिनिमम बैलेंस पेमेंट जैसे पेनल्टी जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने समझा। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बताया जा रहा है वो जरा देखते हैं कि अनीता के बारे में सवाल है। लेट्स डिस्कस अनीता के बारे में क्या पॉइंट बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक और केस स्टडीज़ है जो कि करंट डिपॉजिट अकाउंट में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट इजीली समझाएगी। इस स्टोरी में अनीता और राजीव हैं, दोनों का अकाउंट अलग है, लेकिन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। तो चलिए इन दोनों के एग्जांपल को लेकर समझते हैं। तो पहली बात करते हैं अनीता की। लेट्स टॉक अबाउट अनीता फर्स्ट। सो अनीता एक ग्रॉसरी शॉप चलाती है एज अ सोल प्रोप्राइटर और अपना नाम से करंट डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहती है। ठीक है, वो सोल प्रोप्राइटर है, ग्रॉसरी शॉप है उसका, और अपने नाम से वो करंट डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहती है। जब वो बैंक गई तो रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा एज एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। क्या देना पड़ेगा? आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, दो चीज़ देना पड़ेगा एज एन OVD, राइट। और साथ ही बिजनेस के कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे म्युनिसिपल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और शॉप के नाम पर यूटिलिटी बिल भी सबमिट करना पड़ेगा। देखिए लिखा जा रहा है म्युनिसिपल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और यूटिलिटी बिल इन हर शॉप ने। अब दूसरी तरफ राजीव है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब राजीव कहाँ काम कर रहा है? राजीव काम कर रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, देखिए लिखा गया है, राइट। और उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी है। उन्हें अपनी कंपनी के लिए करंट डिपॉजिट अकाउंट खोलना है। कंपनी होने की वजह से बैंक ने उनसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर देखिए मेमोरेंडम एंड MOA, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजोल्यूशन और उनका ID प्रूफ भी मांगा है जो कि ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनसे। तो दो केस हमने देखा। चलिए अब इस पे सवाल पे आते हैं।
तो सवाल है कि इस केस स्टडी के बेसिस पे कौन सा कथन सही है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अनीता एंड राजीव। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनीता को अकाउंट खोलने के लिए एक सर्टिफाइड ओवीडी और 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे यूटिलिटी बिल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। ठीक है, ये अनीता के बारे में कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। सोल प्रोप्राइटर के लिए एक ओवीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट और बिजनेस के 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि राजीव को कंपनी अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा, गलत है। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बल्कि और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे MOA, AOA, बोर्ड रिजोल्यूशन, राइट, बोर्ड का रिजोल्यूशन देना पड़ता है, और साथ ही साथ ऑथराइज सिग्नेटरी भी इंपॉर्टेंट है, ऑथराइज सिग्नेटरी के IDs भी इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है कि लिमिटेड कंपनी के बारे में कह रहा है कि लिमिटेड कंपनी के लिए बैंक को MOA, बोर्ड रिजोल्यूशन, AOA की ऑफिशियल ID चाहिए। ठीक है, लिमिटेड कंपनी के लिए, तो यह भी करेक्ट है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं ताकि बैंक कंफर्म कर सके कि ऑथराइज पर्सन कौन है और बिजनेस लीगल है। और 4th ऑप्शन कह रहा है कि अनीता और राजीव दोनों को अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट के लिए पैन कार्ड देने पड़ेंगे, तो ये भी करेक्ट है। सोल प्रोप्राइटर और कंपनी दोनों के लिए पैन कार्ड जरूरी होती है जब करंट डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं। तो हमने देखा सही ऑप्शन कौन कौन सा है इसमें, पहला सही है, फिर हमने देखा 3rd नंबर सही है, और हमने देखा 4th नंबर सही है, राइट। तो आज हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कैसे अलग होती है। सोल प्रोप्राइटर को OVD के साथ बिजनेस के 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और हमने देखा लिमिटेड कंपनी को काफ़ी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। विक्रम के बारे में ये केस स्टडीज़ है, आइए डिस्कस करते हैं इसे। तो इस केस स्टडी के माध्यम से RBI गाइडलाइन के एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो बिजनेस के क्रेडिट एक्सपोजर और करंट अकाउंट से जुड़ी है। इस स्टोरी में विक्रम है जो अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक नए बैंक में करंट अकाउंट खोलना चाहता है। चलिए देखते हैं कि क्या RBI गाइडलाइन कहती है और उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए सवाल केस स्टडी कुछ इस प्रकार है कि विक्रम एक मीडियम साइज बिजनेस, राइट, मीडियम साइज बिजनेस ऑन करता है और इनका क्रेडिट एक्सपोजर अक्रॉस बैंक कितने का है, 6 करोड़ का है। ठीक है, इनके पास पहले से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इनके पास पहले से एक दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, OD लिखा गया है, राइट, जो उनके डेली कैश फ्लो में काफ़ी हेल्प करती है। अब जब विक्रम नए बैंक में करंट अकाउंट खोलने जाता है तो बैंक रिप्रेजेंटेटिव उन्हें कुछ RBI गाइडलाइन और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। साथ ही ये भी बताता है कि नए करंट अकाउंट खोलने पर दूसरे बैंक के साथ उनका कैसा कोऑर्डिनेशन होगा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है विक्रम के सिचुएशन के अंदर। पहला कह रहा है कि विक्रम किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट खोल सकता है चाहे उनका क्रेडिट एक्सपोजर कितना भी हो। देखिए यह स्टेटमेंट गलत है। RBI गाइडलाइन कहता है कि जिनका क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए करंट अकाउंट खोलने पर रिस्ट्रिक्शन है। ये याद रखिए, 5 करोड़ का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्शन 2 कह रहा है कि चूंकि विक्रम का क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो अपने करंट अकाउंट सिर्फ उसी बैंक में खोल सकता है जहां उनका टोटल एक्सपोजर का कम से कम 10% होल्ड करता है। बिल्कुल सही बात। RBI गाइडलाइन के हिसाब से जिसका क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वह करंट अकाउंट सिर्फ उसी बैंक में खोल सकता है जहाँ पे जिसका एक्सपोजर मिनिमम 10% हो, कम से कम 10% एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि 6 करोड़ का इसका एक्सपोजर है, ठीक है, 6 करोड़ का 10% कितना होगा, तो 6 करोड़ का 10% हो जाएगा आपका 60 लाख। तो जहाँ पे इसका एक्सपोजर जो है 60 लाख हो, राइट, कम से कम 60 लाख हो जिस बैंक में, वहीं पे जाके वो करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है। ये की पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन 3 कह रहा है कि दूसरे बैंक जिनका विक्रम के साथ 10% से कम का एक्सपोजर है वो उनके लिए कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर फंड को 2 वर्किंग डे में उनके बैंक में ट्रांसफ़र करना होगा। ये भी करेक्ट है। अब देखिए कुछ बैंक ऐसे होंगे, मैंने क्या बोला कि करंट अकाउंट खुलवाने के लिए 10% का एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ बैंक में 10% से कम का एक्सपोजर है, राइट, तो वहाँ पे क्या है कि जो बैंक 10% से कम एक्सपोजर होल्ड करते हैं वो सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं और उनके फंड को 2 दिन के अंदर बैंक ट्रांसफ़र करना होता है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि चूँकि उनका क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो विक्रम सिर्फ नॉन लैंडिंग बैंक में करंट अकाउंट खोल सकता है। गलत है, क्योंकि नॉन लैंडिंग बैंक को जो कि ऑलरेडी उनका लोन नहीं होल्ड कर रहा है उनके लिए करंट अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं होती जब बोरोइंग का क्रेडिट एक्सपोजर इतना हाई हो, तो वही बात बताया जा रहा है।
तो हमने सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो हमने क्योंकि विक्रम का क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनका करंट अकाउंट सिर्फ उसी बैंक में खुल सकता है जिसमें कम से कम 10% जो है एक्सपोजर है, और दूसरे बैंक सिर्फ कलेक्शन अकाउंट ही मेंटेन कर सकता है जिसमें फंड को 2 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करने का रूल है। तो ये आपने रूल भी समझ लिया, कंसेप्ट को भी समझ लिया, और क्या चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक बटन हिट करने में कोई आपको संकोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको एकदम बारीकी से समझाया जा रहा है, कंसेप्ट को समझाया जा रहा है, एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए इसे डिस्कस करते हैं क्या इसका मेन क्रक्स है। तो देखिए अब हम बात करेंगे राहुल की, जो कि एक बिजनेस ऑनर है और अपने करंट अकाउंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्टेप से गुजरे हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इनऑपरेटिव अकाउंट ट्रांसफ़र और क्लोजर के टाइम क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? तो चलिए इस इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ शुरू करते हैं। तो राहुल अपने बिजनेस के लिए ABC बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करना चाहता है। जब उन्होंने अपने बिजनेस का नया शहर में राहुल अपने बिजनेस के लिए ABC बैंक में एक करंट अकाउंट ऑपरेट करता है, और जब उन्होंने अपने बिज़नेस के एक नए शहर में एक्सपेंड किया तो उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट की कि उनका अकाउंट नियरेस्ट ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दें। राहुल ने एक साइन लेटर और कंपनी का बोर्ड रिजोल्यूशन दिया जो बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ज़रूरी था। ABC बैंक ने स्मूथ ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद भी उनका अकाउंट नंबर वही रहा। यह है अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा। पर 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया। ठीक है, देखिए कहानी को समझिए। 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसका अकाउंट इनएक्टिव हो गया और बैंक ने उसे इनऑपरेटिव डिक्लेयर करके हाफ ईयरली इंसिडेंटल चार्ज अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब राहुल ने वापस अकाउंट रीएक्टिवेट करना चाहा तो बैंक ने उसे अपडेटेड KYC डॉक्यूमेंट मांगे। कुछ महीने बाद राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोजर के टाइम बैंक ने एक फॉर्मल लेटर मांगा जो सारे ऑथराइज अकाउंट होल्डर ने साइन किया था, और एक बोर्ड रिजोल्यूशन भी था। अकाउंट क्लोज करने से पहले बैंक ने राहुल से पेंडिंग चेक, लोन और किसी भी इशूड गारंटी का स्टेटस चेक किया, और प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस भी अप्लाई हुए। जब सब क्लियर होने के बाद बैंक ने उनका बैलेंस अमाउंट रिलीज़ कर दिया। सब बंद होने के बाद बैंक ने उसका बैलेंस अमाउंट रिलीज़ कर दिया। तो ये सभी केस आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग सवाल करते हैं। सवाल है कि इनमें से कौन सा एक्शन नेसेसरी था राहुल के अकाउंट मैनेजमेंट प्रोसेस में ABC बैंक के साथ। पहला कह रहा है कि राहुल को अपने अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए एक साइन लेटर और बोर्ड रिजोल्यूशन देना जरूरी था। ठीक है, नेसेसरी कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। कंपनी अकाउंट में अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए एक साइन लेटर और बोर्ड रिजोल्यूशन, देखिए पूछा जाएगा। देखिए जो केस आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, उससे पूछा जाएगा कि ट्रांसफ़र करना है तो क्या क्या चाहिए। तो उस केस में कंपनी अकाउंट है तो आपको एक साइन लेटर और बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए होता है जो कन्फर्म करता है कि यह डिसीजन कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना होने पर बैंक ने अकाउंट को इनऑपरेटिव क्लासिफाई करके इंसिडेंटल चार्ज अप्लाई कर दिए। यही कह रहा है ना। ठीक है, क्या ये नेसेसरी था? ये एक्शन नेसेसरी था? यह भी करेक्ट है। RBI का रूल यही कहता है कि अगर 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो अकाउंट को इनऑपरेटिव कंसिडर कर दिया जाए। और बैंक अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग चार्जेस अप्लाई करते हैं। फिर थर्ड केस को देखते हैं, टू रीएक्टिवेट द अकाउंट, यानी अकाउंट रीएक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन चाहिए थी जो एडिशनल KYC डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए। यह गलत है। ठीक है ना, नो KYC डॉक्यूमेंट नीडेड, ये गलत है। क्योंकि देखिए इनऑपरेटिव अकाउंट को रिएक्टिव करने के लिए अपडेटेड KYC डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं ताकि बैंक के पास कस्टमर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो। और ऑप्शन 4 कह रहा है कि अकाउंट क्लोज करते वक्त बैंक ने पेंडिंग ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ और प्रीमेच्योर क्लोजर फीस को कंसिडर किया। तो ये सही है। अकाउंट क्लोज करते वक्त बैंक इंश्योर करता है कि कोई भी पेंडिंग ऑब्लिगेशन क्लियर हो, और कुछ केसेस में प्रीमेच्योर क्लोजर चार्जेस भी अप्लाई होते हैं। तो हमने देखा इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, 2 और 4। तो हमने इस केस स्टडी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे मिले। सबसे पहले अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा है कि ब्रांच ट्रांसफ़र होने पर भी आपका अकाउंट नंबर वही रहता है। दूसरा, 2 साल तक इनऑपरेटिव अकाउंट पर अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और चार्जेस लगते हैं। और तीसरा, अकाउंट क्लोजर से पहले अपडेटेड KYC और पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर करना पड़ता है। ये 3 चीज़ हम लोगों ने इस क्वेश्चन से क्लियर किए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपके साथ कंटेंट में शेयर कर रहा हूँ ये क्रैश कोर्स का एक पार्ट है। क्रैश कोर्स में इसी प्रकार से सभी यूनिट्स के केस स्टडीज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इंश्योर करते हैं। और एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कैसा भी सवाल IABF क्यों ना पूछ दे, आप तो उसको जीत कर आप तो उस पर अच्छे से मार्क्स स्कोर करके आएंगे। 50 मार्क्स तो निश्चित है। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बेसिकली केस स्टडीज़ है। तो हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, जिसमें रवि जैसे सैलरीड लोग और अपने फाइनेंशियल नीड को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं।
अगर आप भी सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स और इसके XYZ बैंक के लिए इंपॉर्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए, ये केस स्टडी है। देखिए, रवि एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, अपने डे टू डे पेमेंट के लिए XYZ बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। उन्हें बिल पेमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्कूल फ़ी इस अकाउंट से मैनेज हो जाएंगे। इसके अलावा वो अपने कुछ सेविंग भी इस अकाउंट में रखते हैं जो उनको इंटरेस्ट कमा के देगी। और क्योंकि रवि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रेफर करता है तो उसके लिए यह अकाउंट एक परफेक्ट फिट है। वो ऑनलाइन शॉपिंग, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, कैश विड्रॉ कर सकता है। एक बार पढ़िए, वही चीज़ में पढ़ा हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, सब कुछ है इस अकाउंट में। तो अब ऑप्शन कह रहा है कि पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट फॉर बोथ रवि एंड XYZ। बेस्ट कैप्चर, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रवि अपने रूटीन पेमेंट, सेविंग, इंटरेस्ट और डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एज सेविंग अकाउंट से रवि को रेगुलर पेमेंट और डिजिटल ट्रांजेक्शन सबका फ़ायदा उठेगा। फिर कह रहा है कि XYZ बैंक रवि के सेविंग अकाउंट का पैसा लैंडिंग में यूज़ करके प्रॉफिट बढ़ा सकती है और उन्हें दूसरे प्रोडक्ट ऑफर करने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है। बैंक के लिए सेविंग अकाउंट एक स्टेबल और लो कॉस्ट डिपॉजिट बेस क्रिएट करते हैं जो उनके लैंडिंग के मार्जिन इंप्रूव करते हैं। तीसरा कह रहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट आर ओनली मीन फॉर इंडिविजुअल एंड सर्टेन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट एंटिटी बट नॉट फॉर बिजनेस अकाउंट। यह भी सही है। RBI का गाइडलाइन के हिसाब से सेविंग अकाउंट सिर्फ बिजनेस ऑनर, बिजनेस एंटिटी के लिए नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सेविंग अकाउंट पासबुक प्रोवाइड रवि विथ प्रूफ ऑफ इनकम इन आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस सो इज एनुअल हिस्ट्री इनकम। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि पासबुक के थ्रू रवि को अपने इनकम और आइडेंटिटी का प्रूफ मिलता है जो कि काफ़ी कम। तो दोस्तों, ये हमने सीखा। तो इसका सही जवाब है, चारों सही है। रवि के सेविंग अकाउंट एक कन्वीनियंट और इंटरेस्ट अर्निंग। तो यही फ़ायदा होता है सेविंग अकाउंट रखने का, जो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए, राइट। चलिए, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेविंग अकाउंट तो बहुत सिंपल चीज़ था, ये तो सब लोग फेमिलियर है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जिसमें राज, एक 17 साल का लड़का, अपना पहला सेविंग अकाउंट के बारे में जानने XYZ बैंक में आता है। ठीक है, तो ये माइनर अकाउंट से रिलेटेड कंसेप्ट है। माइनर अकाउंट से सवाल बराबर पूछा जाता है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, राज अभी 17 साल का है और अपने फादर मिस्टर शर्मा के साथ बैंक में आता है। मिस्टर शर्मा चाहते हैं कि राज अपने फाइनेंस खुद मैनेज करे। बैंक मैनेजर मिस्टर वर्मा उन्हें बताते हैं कि माइनर होने के बावजूद राज अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है क्योंकि वह 10 साल से ऊपर है। बैंक के रूल और रेगुलेशन समझने लायक है। तो चलिए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो मिस्टर वर्मा ने क्या क्या कंफर्म किया। पहले उसने देखा कि राज एक करेंटली माइनर है, 18 साल का एज, अंडर है 18 ईयर का, राइट। और ये सब को एक बार पढ़ लीजिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि माइनर, इस पर पूछा गया कौन सा गलत है, ये ध्यान दीजिएगा, विच इज़ इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एक माइनर जो कम से कम 10 साल का है अपने नाम से सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकता है अगर वो बैंक के रूल को समझता है। क्या लगता है ये ऑप्शन गलत है या सही है? बिल्कुल करेक्ट है। RBI का रूल के हिसाब से 10 साल के ऊपर के माइनर अपने नाम से करंट अकाउंट खोल सकते हैं अगर वो बैंकिंग रूल को समझने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऑप्शन 2 कर रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट। तो यह भी सही है। अकाउंट खोलने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और रिसेंट फोटो, पैन या फॉर्म 60-61 की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन 3 का रहा है कि राज जो कि एक माइनर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। यह गलत है। ठीक है, राज देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते। उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाता है कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। ये गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है कि जैसे ही राज 18 साल का हो जाएगा बैंक उसका अकाउंट रिकॉन्स्टिट्यूट कर देगा और नए इंस्ट्रक्शन और सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। हाँ, यह भी करेक्ट है। माइनर अकाउंट होल्डर जब मेजर हो जाता है तो बैंक को नए इंस्ट्रक्शन और सिग्नेचर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा गया था कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 3। तो हमने देखा कि कैसे एक माइनर अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकता है और क्या रिक्वायरमेंट है। माइनर अकाउंट होल्डर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और पिछले स्लाइड में वही चीज़ बताया जा रहा है। देखिए, राज माइनर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बैंक को ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, 18 साल होने के बाद फिर से उसका नया रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। ये सब पॉइंट है। चलिए अगली केस स्टडीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में जिसमें नेहा एक 13 साल की माइनर है, अपना पहला सेविंग बैंक अकाउंट खोलने ABC बैंक आती है, राइट। तो इसका रूल्स क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेहा जो अभी 13 साल की है, अपने मदर मिसेस कपूर के साथ बैंक आई। वो चाहती है कि अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट करें और अपना पॉकेट मनी का खर्चा मैनेज करें। बैंक मैनेजर मिस्टर राजेश ने बताया कि क्योंकि नेहा 10 साल से बड़ी है और लिटरेट भी है तो उसके नाम से अकाउंट खोला जा सकता है और चेकबुक भी मिल सकती है अगर वो उसका सही से इस्तेमाल करे तो। ठीक है, ये बैंक ब्रांच मैनेजर ने बताया।
चलिए अब जरा हम लोग इस पे सवाल करते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सा कथन गलत है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड मैनेजिंग नेहा सेविंग अकाउंट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नेहा लिटरेट है, 10 साल से ऊपर है, वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है और बैंक एक चेकबुक भी दे सकेगा। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई का रूल यही कहता है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि द जो मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस लिमिट होता है 1 लाख का, वो सारे माइनर अकाउंट में अप्लाई होता है जिसमें जो माइनर 14 ईयर ओल्डर है। ये गलत है। देखिए 1 लाख का बैलेंस लिमिट सिर्फ उन्हीं माइनर अकाउंट पे लगता है जो 14 साल से कम एज के होते हैं। 14 साल या उससे ऊपर के माइनर अकाउंट में यह लिमिट नहीं लगता। यहाँ कह रहा है 14 ईयर ओल्डर, नहीं, 1 लाख का लिमिट जो है 14 ईयर से कम के लिए लगता है। फिर ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि मिसेस कपूर जो है अपना पैन कार्ड दे सकती है क्योंकि नेहा का इनकम अभी चार्जेबल नहीं है इनकम टैक्स में एज एन अल्टरनेटिव टू नेहा पैन। नेहा के पैन की जगह उसकी माँ पैन दे देगी। ये सही है। अगर माइनर का इनकम टैक्सेबल नहीं है तो पेरेंट को पैन डिटेल भी यूज़ किया जा सकता है। पेरेंट का पैन डिटेल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यदि माइनर अभी टैक्सेबल नहीं है तो। फिर ऑप्शन 4 कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो ग्रांट नहीं किया सकता माइनर के सेविंग बैंक अकाउंट में रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ ऑपरेटेड सिंगली और रॉन्गली। बिल्कुल सही बात, माइनर अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलते चाहे वो अकाउंट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन विच इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमने क्या देखा, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है। आई थिंक यस, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नहीं, कौन सा गलत है दोस्तों, 2 गलत है, 2 नंबर गलत है क्योंकि 1 लाख का जो लिमिट कर रहा है 14 ईयर से कम वो गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 2, क्योंकि 1 लाख के इसके बैलेंस की लिमिट सिर्फ 14 साल से छोटे माइनर के लिए होती है। तो हमने देखा कि एक माइनर का अकाउंट कैसे खोला जाता है और क्या क्या स्पेसिफिक रूल्स होते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम लोग अगली केस स्टडीज़ की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने एक केस स्टडी शो हो रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे जो विजुअली इम्पेयर इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या करना है। तो एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ है, आइए डिस्कस करते हैं। तो मिस्टर रमेश जो विजुअली इम्पेयर्ड है अपने सेविंग बैंक अकाउंट तो क्या कहा जा रहा है मिस्टर रमेश के बारे में। मिस्टर रमेश जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है अपने सेविंग बैंक अकाउंट खोलने XYZ बैंक आते हैं। बैंक मैनेजर मिसेस प्रिया उनके अकाउंट ओपनिंग में सारे रिक्वायरमेंट को ध्यान से फॉलो करती हैं और कुछ खास स्टेप इंश्योर करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आइए देखते हैं। पहला स्टेप वो देखती है कि बैंक लीगली रिकॉग्नाइज करती है कि ब्लाइंड इंडिविजुअल भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है। तो मिस्टर रमेश का अकाउंट लीगली ओपन हो सकता है। फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे मिस्टर रमेश का सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन दोनों लिया गया है ताकि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसे सर्टिफाई होता है, इसे सर्टिफाई करने के लिए मिस्टर शर्मा जो कि एक रेस्पेक्टेड कस्टमर है एक विटनेस प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर तीसरा स्टेप है XYZ बैंक में विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल के लिए स्पेशल प्रैक्टिस होती है। मिस्टर रमेश के 3 फोटोग्राफ लिए गए जो पासबुक स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे पेस्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है अकाउंट पे ब्लाइंड पर्सन का स्टाम्प लगा दिया गया है ताकि इस केस स्टडी के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। ABC बैंक को एक कई नॉन इंडिविजुअल एंटिटी से सेविंग अकाउंट खोलने की रिक्वेस्ट मिली है। ब्रांच मैनेजर है कौन है, ब्रांच मैनेजर है मिस्टर रवि। देखिए लिखा गया है ब्रांच मैनेजर है मिस्टर रवि और इन एप्लीकेशन को केयरफुली रिव्यू करते हैं और लेटेस्ट RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो उनको कौन कौन सा एप्लीकेशन मिला है वो देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन मिला है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से। यह सोसाइटी ABC बैंक से फाइनेंस हो रही है और डेली ट्रांजेक्शन मैनेज करने के लिए सेविंग अकाउंट खोलना चाहती है। दूसरा KVIB से मिला है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से। तो इन्हें अकाउंट खोलना है ताकि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज़ डिपॉजिट कर सके। तीसरा है XYZ एग्रीकल्चर APMC से, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। यह कमेटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सेल से फंड मैनेज करने के लिए नए अकाउंट खोल रही है। और फिर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी NPO बोलते हैं इसको, एज़ पर कंपनीज एक्ट 1956। तो यह कंपनी सोशल वर्क कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट या से परमिशन लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी नहीं लगाने की इजाज़त मिली है। फिर उसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉन प्रॉफिट कंपनी। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट बॉडी से अपॉइंटमेंट लेना है, राइट, एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका कि इसका मीनिंग हुआ कि यह डिपार्टमेंट एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की चाहत है। तो अब सवाल पढ़ते हैं क्या कर रहा है। तो एक हमने देखा गवर्नमेंट बॉडी,
फिर देखिए गवर्नमेंट बॉडी से एप्लीकेशन है, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी एक रूरल विलेज का ग्रुप है जो मेंबर के बीच सेविंग हैबिट प्रमोट करती है। फिर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रपोजल है। तो मिस्टर रवि कुछ नॉन एलिजिबल एंटिटीज़ की एप्लीकेशन भी देखते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ और वाटर बोर्ड है, जिनके लिए वो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से एक्शन लेते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेस्ड ऑन द आरबीआई गाइडलाइन फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है बैंक के साथ, ताकि वो अपनी बजटरी लॉकेशन को मैनेज करें। अब देखिए गलत है, आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे गवर्नमेंट बॉडीज़ को बजटरी लॉकेशन पर डिपेंड करती है, उन्हें करंट अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद ऑप्शन 2 कहता है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फाइनेंस बाय द बैंक कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट। हाँ, ये सोसाइटी जो बैंक से फाइनेंस हो रही है वो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन। ऑप्शन सी कर रहा है कि एक कंपनी जो कि सेक्शन 25 और कंपनी दैट के अंदर रजिस्टर्ड है बट नॉट परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड लिमिटेड फीचर फ्रॉम। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिर्फ वही कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस हैं और लिमिटेड हैं वही यूज़ करना, उन्होंने ही परमिशन दिया गया यूज़ करने के लिए, बाकी ऑप्शन। और फिर लास्ट ऑप्शन 4 कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अलाउड टू ओपन करंट अकाउंट विद बैंक टू हैंडल देयर रेगुलर ट्रांजेक्शन। ये भी गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर का गाइडलाइंस में तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में क्या कह रहा है कि आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज़ को करंट अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो किसी भी फर्म में ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि